गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है भाई पढ़ाई। आज यही सवाल मैंने एक लड़का जो यूट्यूब के मार्फत ही देख रहा है वीडियोस, मिल गया मेरे को बाज़ार के अंदर। मैंने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उस छात्र ने जवाब दिया कि सर जी पढ़ाई तो बड़ी तेज़ चल रही है। अच्छा, उनका कितनी तेज़ चल रही है? तो उसने कहा सर इतनी तेज़ चल रही है कि मुझसे काफ़ी दूर चली गई है। आई बात समझ में? तो हमें अपनी इस पढ़ाई को इतना तेज़ नहीं चलाना है कि अपने से दूर चली जाए, हमें इतना तेज़ चलना है कि हम उस पढ़ाई के बिंदु तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो हम अपनी बात को आज वापस प्रारंभ कर रहे हैं। पहले पाठ का अंतिम भाग अपने पास में है, जो हम प्रारंभ करेंगे वैदिक काल से लेकर के और महाजनपद काल तक का जो उपलब्धियां हैं, तक का जो इतिहास है, उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, वैदिक काल से महाजनपद काल तक। तो अपना हेडिंग हो जाएगा वैदिक काल से महाजनपद काल तक की जो उपलब्धियां हैं उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहले महाजनपद काल से पहले हम ले लेते हैं वैदिक काल को। तो देखिए, ये जो वैदिक शब्द है, ये वैदिक शब्द विद धातु से बना है। किस धातु से बना है? विद धातु से। और इस विद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होएगा? ज्ञान, या इसी का अर्थ है जानना, ज्ञान या जानना। जैसा कि हम भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के अंतर्गत वैदिक काल का एक बहुत बड़ा भाग पढ़ चुके हैं, साहित्यिक स्रोत के पोर्शन के रूप में हमने उसको पढ़ा है। तो जानना या ज्ञान, ये धातु विद का अर्थ है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि वैदिक काल का मतलब, तो देखिए कालखंड की बात कर लें कि कौन से कालखंड को हम वैदिक काल के नाम से जानेंगे, तो इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। 1500 बीसी से लेकर के और 600 बीसी का जो समय है वो क्या है? वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ा था प्रारंभ से लेकर के पूरा, हमने इतिहास को डिवाइड किया, तो उस समय हमने देखा था कि 2300 से 1750 बीसी का जो समय है उसको हमने सिंधु सभ्यता का काल माना था। ठीक है, और फिर 1750 से 1500 बीसी तक का जो 250 वर्षों का बीच में अंतराल या संक्रांति समय जिसको हम कहेंगे, वो जो सिंधु सभ्यता थी, जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहां से वैदिक काल तक आने में लगने वाला समय है। और मूल रूप से 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच का जो समय है वो हम किस भाग में रखते हैं? वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। पुनः देखिए, 1500 बीसी से जो 600 बीसी का जो समय है, इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला भाग अपने पास में आ जाता है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल आ जाता है? ऋग्वैदिक काल। और सेकंड जो हमने बांटा है वो आपका है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, समझ में आई बात? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, ये जो ऋग्वैदिक काल है ये आपका रहेगा 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी तक का समय। 1500 से 1000 बीसी, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है ये आपका रहेगा 1000 बीसी से लेकर के और 600 बीसी तक का समय। ठीक है, 1500 से 1000 हमने ऋग्वैदिक काल को कह दिया, और 1000 से 600 बीसी का काल हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक कॉमन चीज क्या मिल रही है? 1000 बीसी। ये हमें एक यहाँ पे कॉमन चीज प्राप्त हो रही है कि 1000 बीसी का जो भाग है वहां से पहले हम ऋग्वैदिक मान रहे हैं और उसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल मान रहे हैं। तो इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। वो क्या कारण है देखिए, समझना बहुत ही जानना जरूरी है अपने लिए। तो देखिए, 1000 बीसी का जो है हमने आधार इसलिए माना है दोनों के डिवाइड करने का, क्योंकि यूपी के अंदर कौन सी जगह पे? उत्तर प्रदेश के अंदर एटा जिला है। कौन सा जिला है? एटा जिला है। और एटा जिले के अंदर भी जगह का नाम है अतरंजी खेड़ा। क्या नाम है? अतरंजी खेड़ा। ये जो जगह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैदिक काल के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हमें 1000 बीसी का एक लोहे का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? लोहे का जो प्रथम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला? अतरंजी खेड़ा, एटा जिला, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है।
तो यहाँ लोहे का उपयोग, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य है, ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं, और जो उत्तर वैदिक काल के हैं वो लोहे के साक्ष्य मिल रहा है हमें यहाँ पर अतरंजी खेड़ा से। ये साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो किस समय का है, 1000 BC का है। इसलिए हमने ये कहा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो बीच का भाग है वो हमने 1000 BC रखा है। तो लोहे का साक्ष्य क्यों? क्योंकि लोहे के आविष्कार मतलब उनको जानकारी होने के बाद में पूरी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके रहन सहन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे पक्षों के अंदर क्या आ गया है, एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए 1000 BC के बाद का भाग अलग, 1000 BC से पहले का वाला भाग अलग। इसलिए हमने ऋग्वैदिक या वैदिक काल को क्या कर दिया है, पूरे 2 भागों में बांट दिया है। आगे बात समझ के अंदर, तो जैसा कि हमने ये देखा है तो इसमें हमें 2 चीजें देखनी होती है। देखिए पहली चीज तो हम क्या देखेंगे कि जो ये ऋग्वैदिक या वैदिक, उत्तर वैदिक दोनों मिलाकर के ये 1500 से लेकर के 600 BC का जो समय है, इस सभ्यता को तो हमने नाम दिया वैदिक कालीन सभ्यता। तो ये जो वैदिक कालीन सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता कौन है, इस सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता के बारे में प्रश्न उठता है। स्वाभाविक है, जब हम सिंधु सभ्यता पढ़े तब भी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आया, और जब हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं तब भी हमारे दिमाग में आएगा कि जिस सभ्यता को हम अब पढ़ने वाले हैं वो किनकी थी या कहाँ से थी। आई बात समझ के अंदर? तो यहाँ इसके उत्पत्तिकर्ता के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी होगी। कितनी? एक तो पढ़नी है कि इनके उत्पत्तिकर्ता कौन थे, और एक प्रश्न का जवाब हमें लेना है कि ये जो भी थे कहाँ से आए थे। आई बात समझ के अंदर? तो 2 प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमारा जो है वो कार्यक्रम आगे चलेगा। पहला तो ये कि इस वैदिक सभ्यता को बनाने वाले इसके उत्पत्तिकर्ता है कौन, और दूसरा प्रश्न होगा कहाँ से। तो हम एक पहला प्रश्न लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई थी। आई बात समझ में? तो इसका उत्तर हमें मिल जाता है आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो वैदिक काल है या वैदिक जो सभ्यता है, इसके उत्पत्तिकर्ता के रूप में हमारे पास में उत्तर मिलता है आर्य। तो देखिए अब समझते हैं आर्य क्या शब्द है, आर्य का क्या अर्थ है, आर्य कौन है। ठीक है, तो देखिए ये जो आर्य है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। क्या अर्थ है? श्रेष्ठ, या हम कह सकते हैं उत्तम, या सभ्य, या हम कह सकते हैं कुलीन। आई बात समझ के अंदर? आर्य शब्द जो है इसका अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, सभ्य या कुलीन। ठीक है, अब इन शब्दों को देख करके हम एक अंदाज लगा सकते हैं, खासतौर से जो हिंदी विषय के छात्र हैं वो तो आराम से बता पाएंगे। मैं यहाँ पर 2 चीजें लिख रहा हूँ। एक तो चीज लिख रहा हूँ कि जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ये सारे शब्द जातिवाचक हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं ये सारे शब्द जो है वो गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक। तो इन शब्दों को देख करके बताइए क्या ये जातिवाचक है या गुणवाचक शब्द है। तो देखिए श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण है, श्रेष्ठ होना, उत्तम होना, सभ्य होना, कुलीन होना। इसका मतलब ये आर्य जो शब्द है, ये आर्य शब्द जो है वो जातिवाचक शब्द तो बिल्कुल भी नहीं है। ये किस प्रकार का शब्द है? गुणवाचक शब्द है। तो आर्य एक गुणवाचक शब्द हुआ जिसका अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, सभ्य या कुलीन होता है। इसके अलावा देखिए हम कैसे कहें कि आर्यों ने ही इस सभ्यता का निर्माण किया है। तो ये जो आर्य शब्द है इसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। किस में उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 33 बार। कितनी बार? ऋग्वेद के श्लोकों के अंदर आर्य शब्द का हमें 33 बार उल्लेख मिलता है। इससे हम ये समझ रहे हैं कि वैदिक काल का सर्व प्रमुख, सर्व प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर किस जाति का अर्थात किस एक व्यक्तियों के गुणों का उल्लेख हुआ है जो आर्य नाम से जाने गए हैं। वो कितने टाइम? 33 बार जो है वो उपयोग हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आर्यों ने क्या किया है? इस सभ्यता का निर्माण किया है। आ गई बात समझ में? तो पहली चीज तो हमने ये देख ली कि आर्य क्या है, अर्थ क्या है और
ऋग्वेद में कितना उपयोग इस शब्द का हुआ है। ठीक है, तो इस वैदिक काल की जो सभ्यता है इसके उत्पत्तिकर्ता का तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमको ये जानना है कि ये आर्य क्या भारत से ही उत्पन्न हुए हैं या कहीं बाहर से भारत के अंदर आए, मतलब इनका मूल स्थान क्या रहा है जिन्होंने हमारी इतनी बड़ी संस्कृति का निर्माण किया। तो देखिए अब हम दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो उस उत्तर के जवाब, मतलब प्रश्न के जवाब के रूप में हमें कई सारे मत मिलते हैं। उन मतों को हम देखते हैं कि उत्पत्तिकर्ता का मूल स्थान, उत्पत्तिकर्ता का स्थान, ये चीज अब हमको देखनी है। तो देखिए यहां इस संबंध के अंतर्गत हमें दो मत मिलते हैं। कितने मत हैं? मूल रूप से दो भागों में हम बांट रहे हैं। एक तो कहते हैं कि इस सभ्यता के इन सर्जकों का जो उत्पत्ति है वो भारत के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? भारत के अंदर। जबकि दूसरा मत ये कहता है कि इनकी उत्पत्ति, आर्यों की उत्पत्ति भारत से बाहर हुई है। आई बात समझ में? तो देखिए भारत के अंदर भी हम पढ़ेंगे, भारत के बाहर भी पढ़ेंगे। तो हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे सबसे पहले कि भारत के अंदर कहाँ हुई। तो एक मत तो मिलता है कि भारत के अंदर जो उत्पत्ति हुई है वो कश्मीर क्षेत्र से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा देखिए, दूसरा मत कहता है कि जो सप्त सैंधव प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश, यहां से क्या हुई है? आर्यों की उत्पत्ति हुई है। तीसरा मत कहता है कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो है यहां से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। चौथा मत कहता है कि मध्य देश से हुई है। कहां से हुई है? मध्य देश से जो है वो आर्यों की उत्पत्ति हुई है। भारत से बाहर भी कई सारे मत हैं जिनको अभी हम देखेंगे थोड़ी ही देर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें भारत के अंदर, तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं आपके सामने, सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, मध्य देश। अभी हमने जितने भी भारत के वर्तमान राज्य हैं उन राज्यों के अंदर तो ऐसा कोई नाम हमें सुनने को मिलता नहीं है। तो हमारे दिमाग में पहला ही प्रश्न ये उठता है कि ये भारत के अंदर की बात कर रहे हैं तो फिर ये जगह है कहाँ पे? हालांकि ये कहाँ है और क्या चीज़ें हैं इनका अपने सिलेबस में तो स्थान नहीं है, लेकिन इस पाठ से आगे और पूरा इतिहास जब भी हम पढ़ेंगे इन शब्दों का हमारे साथ बार बार परिचय होगा। तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ, हालांकि सिलेबस से बाहर है, लेकिन उसको भी हम समझ लेते हैं कि ये सप्त सैंधव, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त, दक्षिणावर्त चीज क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि उत्पत्तिकर्ताओं का जो है वो स्थान क्या रहा था। ठीक बात है। तो एक सब टॉपिक के रूप में हम ले लेते हैं, इस चीज को पहले समझेंगे। तो देखिए भारत का नक्शा बना लीजिए। ठीक है, बन रहा है क्या? हाँ, भारत का नक्शा बनाइए भाई, भारत का नक्शा। ये लीजिए आपका ऊपर वाला भाग बन गया। ये आपका राजस्थान बन रहा है, राजस्थान बन गया। ये आपका गुजरात बन रहा है। हाँ, नीचे लगभग आपको दिखेगा भी नहीं, मैं यहीं तक बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से ये नक्शे जो है इनको बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे भूगोल के विद्यार्थी हों या हम इतिहास के विद्यार्थी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नक्शा तो हमें याद होना ही चाहिए। देखिए ये आपका भारत बन करके तैयार है, बढ़िया बन गया, सुंदर है ना, बिल्कुल। इसका मतलब मैं चित्रकार भी बन सकता हूँ अगर मैं लेक्चरर नहीं बना होता तो। अब देखिए आपको बताते हैं कि ये प्रदेश क्या है और किस प्रकार से जाने जाएंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहला टर्म देखेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ से कुछ नदियाँ निकल रही है जिनमें पिछले वीडियो के अंदर इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये और सरस्वती नदियाँ। तो इन नदियों का जो प्रदेश है, इस प्रदेश को हमने एक नाम दिया था जिसको हम कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। मतलब कि ये जो नदियों का, 7 नदियों का जो प्रदेश है, इस प्रदेश को हमने किस नाम से जानना है? ये जो अपना प्रदेश हो गया, ये प्रदेश क्या कहलाएगा? सबसे पहला सप्त सैंधव प्रदेश। आ गई बात समझ में? अच्छा ठीक। अब देखिए जो सप्त सैंधव प्रदेश पूरा हुआ, इसके बाद में यहाँ नीचे भाग आएगा दिल्ली,
पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और प्लस हरियाणा, मतलब ये कुरुक्षेत्र वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे ब्रह्मावर्त। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मावर्त के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में? ये आपका भाग कौन सा हो गया? ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश, ये हो गया आपका दूसरा वाला। अब देखिए यहीं से एक नदी निकल रही है, गंगा नदी और यमुना नदी। तो यहाँ से ये जो गंगा और यमुना का प्रदेश है, गंगा और यमुना का जो दोआब है, गंगा यमुना का दोआब, इसी को हम कहेंगे ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या कहेंगे? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। आई बात समझ के अंदर? ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश क्या है? गंगा प्लस यमुना नदियों का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, इसको हमने किस नाम से जानेंगे? ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से जानेंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ गंगा और यमुना के दोआब के बाद में, इस दोआब के बाद में ये जो क्षेत्र बचेगा पूर्वी भाग, बंगाल तक का जो पूर्वी भाग है, बंगाल तक का पूर्वी भाग, इसको हम जानेंगे मध्य देश के नाम से। किस नाम से जानेंगे? मध्य देश। ये बंगाल तक का पूर्वी भाग हो गया। आई बात समझ के अंदर? अब देखिए यहाँ एक पर्वतमाला है, यहाँ पर क्या है? एक पर्वतमाला है, जिस पर्वतमाला को हमने क्या नाम दिया है? विंध्य पर्वत। क्या नाम है इसका? विंध्य पर्वत। ये हो गया आपका विंध्य पर्वत। तो ये जो विंध्य पर्वत है, इस विंध्य पर्वत के उत्तर में जो भाग रहेगा, विंध्य पर्वत के उत्तर का जो भाग है, उसको तो हम कहेंगे आर्यावर्त। किस नाम से कहेंगे? आर्यावर्त के नाम से जाना जाएगा। और जो दक्षिण वाला भाग होगा उसको हम कहेंगे दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त के नाम से जानेंगे। आगे बात समझ में? तो ये क्षेत्र हैं जो हमें इतिहास में बार बार पढ़ने होंगे। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब सिंधु से लेकर के सतलज के बीच का जो इन नदियों का क्षेत्र है, वो हमारे लिए सप्त सैंधव प्रदेश हो जाएगा। दूसरा हमने देखा उसके जस्ट नीचे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे ब्रह्मावर्त प्रदेश। और उसके बाद में जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको हम कहेंगे ब्रह्म ऋषि प्रदेश। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि इस दोआब के बाद का पूर्वी भाग जो बंगाल तक फैला हुआ है उसको हम किस नाम से जानेंगे? मध्य देश के नाम से जानेंगे। और इस पूरे भारत के अंदर जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इससे उत्तर का जो भी भाग है, विंध्य पर्वत के उत्तर में जो भी भाग है, उसको हम जानते हैं पूरे को आर्यावर्त के नाम से। और जबकि इसके दक्षिण का जो भाग है उसको हम जानते हैं दक्षिणावर्त के नाम से, या दक्षिणापथ के नाम से भी ये जाना जाएगा। आई बात समझ के अंदर? अब हम बात कर लेते हैं, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, उत्पत्तिकर्ता। ठीक है, तो इसमें हमें विभिन्न प्रकार के मत मिलेंगे। एक तो मत ये मिलता है कि यहाँ पर जगह है कश्मीर, हम भारत के अंदर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कश्मीर है, यहाँ से उत्पत्ति का मत दिया है एल.डी. कला नामक एक इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने कहा कि जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? आर्यों की उत्पत्ति कश्मीर से हुई। इन्होंने भी अपने सिद्धांत को, अपने इस बात को विभिन्न प्रमाणों की सहायता से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अब दूसरी बात आती है सप्त सैंधव प्रदेश। जो सप्त सैंधव प्रदेश है, यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। इस संबंध में मत दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। किसने दिया है? डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक और व्यक्ति है अविनाश चंद्र, ये भी पुरातत्ववेता रहे हैं। तो अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन दोनों ने क्या कहा है कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश से हुई है। तीसरी बात देखिए ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो है वो हमने देखा गंगा यमुना का दोआब, और यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति की बात करते हैं पंडित गंगानाथ झा। गंगानाथ झा जो है वो किस क्षेत्र के लिए बताते हैं?
ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आर्यों की उत्पत्ति को बताते हैं। चौथा मत है भारत के अंदर का ही मध्य देश। मध्य देश से आर्यों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत देते हैं वो देते हैं डॉक्टर राजबली पांडे। कौन दे रहे हैं? डॉक्टर राजबली पांडे। ये 4 मत हैं जो भारत के अंदर ही आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए हैं। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। कश्मीर से उत्पत्ति का मत डॉक्टर LD कला दे रहे हैं। उसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश, यहाँ से संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दे रहे हैं। उसके बाद ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, यहाँ से गंगानाथ झा दे रहे हैं। और चौथा है मध्य देश, और मध्य देश से डॉक्टर राजबली पांडे जो है वो आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये जो नक्शा है इसको एज इट इज इसी प्रकार की एक पिक्चर दिमाग में कैद हो जानी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं ये मिटा रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है वो हमें लगभग याद हो गए होंगे, और जैसे जैसे बोर्ड मिटाया जा रहा है वैसे वैसे अपने दिमाग से ना मिटे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। ये लीजिए, आपका लगभग मिट रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत से बाहर के जो मत दिए गए हैं उन मतों को किस किस ने प्रतिपादित किया है। तो देखिए, भारत के बाहर की अगर हम बात करें तो यहाँ जाते ही अपने पास में एक जगह आ जाती है जिसका नाम है तिब्बत। क्या नाम है? तिब्बत। ये लीजिए, ये आपकी एक जगह हो गई तिब्बत। नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, तिब्बत। ठीक है, और तिब्बत से आर्यों की उत्पत्ति हुई है, इस संबंध में 2 व्यक्तियों का मत मिलता है हमको। एक तो है पार्जिटर महोदय, पार्जिटर, और दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, याद रख लेना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का उत्पत्ति स्थल किसे बताया है? तिब्बत को बताया है। तो पहली बात तो हो गई तिब्बत के लिए पार्जिटर महोदय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब यहीं तिब्बत के पास के अंदर ही पामीर का पठार है। क्या चीज है? पामीर का पठार। ये लीजिए, पामीर का पठार। ठीक है, पामीर के पठार से भी हमें मत मिला है एडवर्ड मेयर, प्रोफेसर कीथ। तो एडवर्ड मेयर और कीथ जो है वो कौन सी जगह से? पामीर के पठार को जो है वो आर्यों का मूल स्थान बताते हैं। इसके अलावा यहाँ एक स्थान है दक्षिणी रूस। कौन सी जगह है? दक्षिणी रूस। यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है नेहरिंग महोदय ने। किसने दिया है? नेहरिंग। और इनके साथ ही साथ एक और व्यक्ति है गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग दोनों ही दक्षिणी रूस के क्षेत्र से आर्यों की उत्पत्ति को साबित करते हैं। इसके अलावा देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ही यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है देविका प्रदेश। क्या नाम है? देविका प्रदेश कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। और यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति का मत देते हैं DS त्रिवेदी। कौन दे रहे हैं? DS त्रिवेदी कहते हैं कि देविका प्रदेश अफगानिस्तान के क्षेत्र से जो आर्य है यहाँ से उत्पन्न हुए और यहाँ से फिर वो जो है वो भारत के अंदर आए थे। इसके अलावा देखिए, यहाँ मध्य एशिया आ जाता है, मध्य एशिया, और यहीं पर बैक्टीरिया, इसी को बैक्टीरिया कहेंगे हम, मध्य एशिया या बैक्टीरिया। ये जो मत दिया है ये दिया है मैक्स मूलर ने। किसने दिया? मैक्स मूलर ने दिया। इसी मत को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और मान्यता दी गई है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में। मध्य एशिया या बैक्टीरिया से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है और यहाँ से जो ये है भारत के अंदर आए थे और यहाँ अपनी सभ्यता की स्थापना इन्होंने की थी। तो मध्य एशिया या बैक्टीरिया मत देने वाले कौन है? मैक्स मूलर। इसके अलावा भी देख लीजिए, जर्मनी के अंदर भी मत मिलता है कि जर्मनी से उत्पत्ति हुई है। ये मत देने वाले हैं हर्ट व पेंका।
ये इतिहासकारों के नाम है हर्ट व पेंका। इन्होंने कहा है कि जर्मनी से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा एक जगह है हंगरी। हंगरी के अंदर एक नदी है डैन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी घाटी। और इस डैन्यूब नदी घाटी से आर्य उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मत दिया गया है पी गाइल्स महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? पी गाइल्स महोदय कहते हैं कि डैन्यूब नदी हंगरी के अंदर जो है यहाँ से आर्यों की उत्पत्ति हुई है और फिर इन्होंने अपनी अलग अलग स्थानों पर सभ्यताओं का निर्माण किया है। आई बात समझ के अंदर? तो कुल मिलाकर के 6-7 जो मत है वो हमने बाहर स्थित होने के बारे में देखे हैं कि आर्य जो है वो बाहर, उनका मूल स्थान था भारत से बाहर और वहाँ से जो है ये भारत के अंदर आए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में तो 4 मत तो हमने देख लिए हैं भारत के अंदर के ही और 6-7 मत हमने देख लिए हैं भारत से बाहर के। समझे? उनमें से जो सबसे प्रामाणिक मत माना गया है वो मध्य एशिया बैक्ट्रिया से माना गया है और इस मत का प्रतिपादन करने वाले हैं मैक्स मूलर। ठीक है, एक बार से मैं रिवाइज कर देता हूँ। 7 ही मतों को ध्यान लगा करके सुनना, समझना, आसानी से याद रह जाएंगे। तो भारत के अंदर की अगर हम बात करें तो सप्त सिंधु प्रदेश से उत्पत्ति का मत देने वाले हैं डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र। कश्मीर से उत्पत्ति का मत देने वाले हैं LD कला। ब्रह्म ऋषि प्रदेश से गंगानाथ झा ने बताया और मध्य देश से राजबली पांडे के द्वारा बताया गया। ये तो 4 हो गए भारत के अंदर। अब बात कर लेते हैं भारत से बाहर वाले मतों की। तो उसमें सबसे पहला हमने देखा तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती और पाजेटर महोदय ने ये मत दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्वामी दयानंद की सरस्वती के दृष्टिकोण से। उसके बाद पामीर का पठार, यहाँ से उत्पत्ति के लिए कीथ महोदय और इसके अलावा एडवर्ड मेयर महोदय इन्होंने मत दिया है। दक्षिणी रूस की बात करें तो दक्षिणी रूस से नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड के द्वारा मत दिया गया है। इसके अलावा देविका प्रदेश की बात कर लें तो देविका प्रदेश से अफगानिस्तान में जो स्थित है यहाँ से उत्पत्ति का मत DS त्रिवेदी के द्वारा दिया गया। इसके अलावा हमने बात की थी बैक्ट्रिया, मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया, मध्य एशिया यही चीज़ है। उसके बाद में हमने देखा जर्मनी के अंदर हर्ट और पेंका महोदय के द्वारा दिया गया और लास्ट में हमने देखा हंगरी के अंदर जो डैन्यूब नदी घाटी है वहाँ से पी गाइल्स महोदय इस मत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में पूरी जानकारी हो गई, आर्यों की उत्पत्ति और आर्यों का कालक्रम। अब जो तीसरी बात इस टॉपिक के अंदर आती है वो आती है आर्यों का साहित्य। लेकिन आर्यों का जो साहित्य है उसको हम इतिहास को जानने के स्रोतों के भाग के अंदर पूर्णतया पढ़ चुके हैं, तो मैं अब यहाँ उसका दोबारा से वर्णन नहीं करूँगा। अब हम सीधा आगे चलते हैं। वैदिक काल की जो सरस्वती है उसकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक विशेषताएं। आ गई बात समझ के अंदर? तो ये सारा तो मैं मिटा देता हूँ। इस भारत के चित्र को आप एक बार बनाएं। इस चित्र को बनाने के बाद में जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं उन क्षेत्रों को उस चित्र के अंदर बनाएं, भारत के नक्शे के अंदर बनाएं। फिर उसके अंदर मत कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं उसको दर्शित करें। एक बार वीडियो देखें, 2 बार वीडियो देखें, फिर उसको वापस से लिखने का प्रयास करें बिना देखे, तब जाकर के ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी चीज देखते हैं वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताएं या उपलब्धियां। राजनीतिक विशेषताएं, तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है अपने लिए राजनीतिक विशेषताओं का। तो राजनीतिक विशेषताओं में हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी जो संस्था है राजनीतिक संस्था उसका नाम है जन। हालांकि कई जगह पर जन से भी एक बड़ी संस्था का नाम मिलता है जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, लेकिन ये पूरे वैदिक काल के अंदर राष्ट्र नाम की संस्था अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो राष्ट्र जो है वो एक जन के समानांतर ही प्रयोग में लिया गया हो। ठीक है, तो जन जो है वो कई प्रकार के विश्व के अंदर बंटे हुए थे और विश्व जो है वो ग्राम में बंटे हुए थे और जो ग्राम है वो कुल में बंटे हुए थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो जन है ये तो हो गया सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई। आर्यों की जो सबसे ऋग्वेदिक काल की बड़ी इकाई है सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई तो क्या हो गई? जन हो गई। और इसी प्रकार से सबसे छोटी जो है वो राजनीतिक इकाई क्या हो गई? कुल हो गई।
आई बात समझ के अंदर। ये जो जन है ऋग्वेद के अंदर इसका 275 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख मिलता है? 275 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 170 विश्व शब्द का उपयोग जो है वो 170 बार हुआ है, जबकि ग्राम शब्द का जो प्रयोग है वो कितनी बार हुआ है? 13 बार जो है वो प्रयोग हुआ है। ये ऋग्वेद के अंदर मैं बता रहा हूँ, ऋग्वेद के अंदर 275 बार जन का प्रयोग हुआ है, 170 बार विश्व शब्द का प्रयोग हुआ है और 13 बार जो है वो ग्राम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, जन का जो प्रमुख है, जो राजा है, उसको कहा जाता है गोप। क्या कहा जाता है? गोप कहा जाता है। जनस्य गोपा। विश्व जो है इसका जो प्रमुख है उसको कहा गया है विश्वपति। क्या कहा गया? विश्वपति। ग्राम का जो प्रमुख है उसको कहा गया ग्रामणी। गांव के प्रमुख को ग्रामणी। और कुल का जो प्रमुख है, जो परिवार का जो मुखिया है वो है कुलाती या कुलपति। कुलपति या कुलात, ये शब्द जो है इनके लिए उपयोग में लिए गए हैं। कुल सबसे छोटी संस्था है, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व और उससे बड़ी जन। जन का जो प्रमुख अधिकारी है वो कौन है? प्रमुख राजा जो है उसके लिए क्या संबोधन मिलेगा? गोप मिलेगा। और इस गोप का प्रमुख कार्य, गोप का जो प्रमुख कार्य है वो है कबीले की सुरक्षा करना। क्या कार्य है प्रमुख? कबीले की सुरक्षा करना। कबीले की सुरक्षा मतलब अपने राज्य की सुरक्षा करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कबीले की बात कर रहे हैं तो कबीले में कौन कौन होगा? एक तो लोग बाग होंगे, पुरुष महिला बच्चे वगैरह वो हो गए, और दूसरा इनके पास में क्या होगा? पशु होगा। क्या होगा? पालतू पशु होंगे। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो गोप है, जो राजा है, वो कबीले की सुरक्षा इनका प्रमुख कार्य है। और अब जो युद्ध किया जाएगा इन विभिन्न जनों के प्रतिनिधियों के बीच में, तो युद्ध किसको लेकर के होगा? पशु के कारण। किसके कारण होगा? पशु प्राप्त करने के कारण जो है वो इनके बीच में युद्ध होगा। तो ऋग्वेदिक आर्यों के बीच में युद्ध का प्रमुख कारण आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? पशु प्राप्ति, ना कि भूमि प्राप्ति। भूमि से कोई लेना देना अभी तक नहीं है। भूमि को अभी तक मूल्यवान वस्तु यहाँ पर नहीं समझा गया है। आगे बात समझ के अंदर, तो पशु के कारण युद्ध हो रहे हैं, गाय के कारण युद्ध हो रहे हैं, ना कि भूमि के कारण युद्ध हो रहे हैं। अब देखिए, ये जो राजा है या जो गोप है, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। वंशानुगत राजतंत्र कहेंगे जिसको हम। क्या कहेंगे? वंशानुगत राजतंत्र। इसका मतलब हुआ कि राजा का बेटा ही क्या बन रहा था? राजा बनेगा, वंशानुगत रूप से चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, ये वंशानुगत राजतंत्र तो है, लेकिन राजा पर नियंत्रण रखने के लिए, किस चीज के लिए? नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभिन्न समितियां कार्य कर रही है, संस्थाएं कार्य कर रही है, जिसमें एक तो है सभा। कौन सी है? सभा। और दूसरी है समिति। सभा और समिति। इसके अलावा भी एक अन्य संस्था का उल्लेख हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिसको हम कह देते हैं विदत। क्या कहेंगे? विदत। तो विदत के बारे में हालांकि जान लीजिए, छोटी सी बात यह है कि ये ऋग्वेदिक काल में भी सबसे प्राचीनतम संस्था है। सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम। तो पूछ लिया जाए अगर आपसे कि जो सबसे प्राचीनतम संस्था है वो कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? विदत बताएंगे। अब आ जाते हैं हम सभा और समिति पर। तो देखिए, यहाँ से आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। और ये तय मान लीजिए कि इस बार भी आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक, टेस्ट और जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होनी है, आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। सभा और समिति से क्या समझते हैं? सभा से क्या तात्पर्य है? या राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन कीजिए ऋग्वेदिक काल की। तो देखिए, सभा और समिति मैं यहाँ पर लिख करके इनको डिटेल से बता रहा हूँ, आप ध्यान लगा करके सुनना और समझना, ठीक है। सभा हो गई और दूसरी क्या हो गई? समिति हो गई। अब देखिए, सभा जो है इसकी तुलना में सभा एक छोटी संस्था है। क्या है? छोटी संस्था है। जबकि समिति के लिए लिख लीजिए कि ये क्या है? एक बड़ी संस्था है। ये तुलनात्मक अध्ययन याद रखना। ये छोटी संस्था सभा। अब देखिए यहाँ सीधा सीधा सभा के अंदर कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। और समिति के अंदर कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब
2 अक्षर वाली छोटी, 3 अक्षर वाली बड़ी, आसानी से याद रह जाएगा। सभा का जो है वो ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार उल्लेख है सभा का ऋग्वेद के अंदर? ये सारी चीजें जो मैं संख्या बता रहा हूं ना कि ये उल्लेख, ये हम ऋग्वेद का ले रहे हैं। तो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 8 बार। जबकि जो समिति है इसका कितनी बार उल्लेख मिलता है? 9 बार उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ के अंदर। अब देखिए ये जो सभा है इसके सदस्य कौन होंगे? इसके सदस्य वरिष्ठ व्यक्ति जो है उसके जन्म के, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है जन्म के, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होंगे वो इसके क्या होंगे? वरिष्ठ प्रतिष्ठित वृद्ध जो पुरुष है वो इस सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे। जबकि समिति के अंदर जो है वो सदस्य होगा आम व्यक्ति, आम जन जो है इस सभा का समिति का क्या होगा? सदस्य होगा। ठीक है, तो छोटी संस्था हमने पहले बता दिया, तो जो वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोग तो कम ही होंगे, तो वो इसके सदस्य हैं। जबकि समिति के अंदर उस जन के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी जो है वो क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा देखिए जो सभा है इसको हम कह सकते हैं वर्तमान समय की राज्यसभा। वर्तमान समय की राज्यसभा के साथ में तुलना की जा सकती है किसकी? सभा की। जबकि जो समिति है इसकी तुलना हम कर सकते हैं वर्तमान समय की लोकसभा। किसके साथ में करेंगे? लोकसभा के साथ में करेंगे। अब देखिए सीधे सीधे हम यहाँ से और भी इसके अंतर पता चलेंगे। हमने देख लिया लोकसभा इज इक्वल टू समिति और राज्यसभा इक्वल टू सभा। आगे बात समझिए। तो इसका मतलब राज्यसभा क्या कार्य करेंगी? सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? राजा को प्रशासन में सहयोग व सलाह देने का कार्य करेंगे। प्रशासन किस प्रकार से करना है, क्या सलाह है, राजा के लिए क्या उचित रहेगा, वो सारी सलाहें देने का कार्य ये राज्यसभा अर्थात तो सभा करेगी। जबकि समिति क्या कार्य करेगी? राजा पर नियंत्रण जो है वो इसी के द्वारा रहेगा। राजा पर नियंत्रण, कई बार जो है वो राजा का चुनाव अगर किया जाता था तो वो भी किसके द्वारा? समिति के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा राजा युद्ध में लूट का धन जो प्राप्त करता था उसका आपस में बंटवारा करने का कार्य भी किसका था? समिति का कार्य था। जितने भी सामाजिक कार्य करने थे वो सब, मतलब ये समझिए कि समिति की बैठक में राजा भाग लेता है, राजा स्वयं उपस्थित होता था। इस बैठक के अंतर्गत राजा स्वयं उपस्थित रहेगा समिति की। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री को समझ लीजिए, प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर उपस्थित रहेगा, राज्यसभा में नहीं रहता है। तो यही मान लीजिए कि राजा स्वयं उपस्थित रहेगा। जितने भी सामाजिक कार्य किए जाने हैं, सामाजिक निर्णय लिए जाने हैं, वो किस बैठक में होंगे? समिति की बैठक में लिए जाएंगे। तो ये संस्था थी 2, सभा और समिति, जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखने, राजा का प्रशासन चलाने में सहयोग करने और सलाह देने के लिए उपयोग आती थी। जबकि एक और सभा का उल्लेख मिलता है संस्था का, जो थी विदत। इस विदत को ही हम कहते हैं कि ये सबसे प्राचीनतम संस्था रही है वैदिक काल की। आ गई बात समझ में? तो ये तो हो गई राजा की स्थिति और राजा के ऊपर नियंत्रण करने वाली संस्थाओं की चर्चा। अब देखिए ये जो राजा है, ये विभिन्न जनों के राजा आपस में संघर्षरत भी रहते थे, आपस में संघर्षरत रहते थे। तो देखिए जन आपस में संघर्षरत थे, ये भी हमको पता चलता है, संघर्षरत रहते थे। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो हमें मिलता है एक युद्ध के रूप में, और वो युद्ध है दासराग्य युद्ध। कौन सा युद्ध है? दासराग्य युद्ध। ये दासराग्य जो युद्ध है वो हुआ है रावी नदी के किनारे। रावी या इसी का अन्य नाम है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी जो है ये भी इसी का ही नाम है। तो रावी या पुरुष्णी नदी के किनारे पर एक युद्ध हुआ है दासराग्य। दास का मतलब 10 राजाओं का युद्ध ये कहलाता है। तो देखिए ये क्या घटनाक्रम है, इसको हम समझ लेते हैं। ये कई बार पूछा गया दासराग्य युद्ध। तो एक कबीला था, जन था भरत, भरत जन था, और इस भरत के राजा थे सुदास। कौन थे? सुदास। आई बात समझ में?
तो भरत जन के राजा सुदास के पुरोहित थे। इस समय क्या थे? पुरोहित थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। लेकिन सुदास ने विश्वामित्र को अपनी सेवा से हटा दिया और वशिष्ठ को लगा दिया। किसको लगाया? सुदास के साथ में अब कौन आ गया? वशिष्ठ। आई बात समझ में? विश्वामित्र को हटाया और वशिष्ठ को लगाया, तो इसका मतलब अब विश्वामित्र जो है वो चले गए इनके विरोध में, और विश्वामित्र ने 10 अन्य जो है कबीलों का, जनों के राजाओं का एक संगठन तैयार किया। कितने राजा? 10 जनों के राजा। 10 के नाम भी अपनी पुस्तक में मिलते हैं, हमें याद कर लेना चाहिए। देखिए, अनु, पुरु, यदु, तुर्वस और द्रुहु। अनु, पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुहु। इसके अलावा है आपके अलिन, पक्त, भलानस और शिव और विषाणिन। कितने हो गए? 3 2 5 3 2 5 10 हो गए पूरे। ठीक है, तो ये 10 राजाओं का एक संघ है। अनु, पुरु, यदु, द्रुहु, तुर्वस, अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन। ये 10 जनों के राजा और विश्वामित्र है, और दूसरी तरफ भरत जन के राजा सुदास और उनके गुरु या पुरोहित वशिष्ठ के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर जो है वो सुदास क्या हुए थे? विजयी हुए थे। इस दासराज्य युद्ध का भी हमें उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल के अंदर ये आपस में जन जो है वो संघर्षरत रहते थे। अब देखिए, यहाँ से एक बात हमें पता चलती है, जैसे कि जन आपस में संघर्षरत रहते थे, तो ऋग्वेदिक काल के अंदर हमने पढ़ा भी कि ये जो वैदिक काल था वो हमारे पास में 2 भागों में है, ऋग्वेदिक काल और दूसरा कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के अंदर तो हमारे पास में क्या थे? बड़ी इकाई थी जन। क्या थी? जन। लेकिन धीरे धीरे जब जनों के बीच में संघर्ष होना प्रारंभ हुआ और किसी एक जन ने दूसरे जन को पराजित कर दिया, तो उसने उसकी भूमि पर भी अधिकार कर लिया, उसकी गायों पर अधिकार कर लिया, उसके पूरे जो प्रांत था उसको पूरे अपने के अंदर मिला लिया। तो इस प्रकार से जनों के क्षेत्रफल में अब वृद्धि होने लगी, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन जो है वो किस में बदल गए? जनपद के अंतर्गत बदल गए। और थोड़ा जनपद का भी समय आगे बढ़ा, और जनपदों से विकास होते होते हम पहुंच गए कहां पर? महाजनपदों के अंदर। जनपदों का आपस में विलय हुआ और उससे क्या बन गए? महाजनपद बन गए थे। आगे बात समझ में? तो यहाँ जनपदों के अंदर आपस में जो युद्ध हुआ है उसका प्रमुख कारण है भूमि। तो युद्ध का कारण क्या है? भूमि के कारण युद्ध प्रारंभ हो गए हैं जनपदों के बीच में। जबकि जनों के बीच में, अर्थात ऋग्वेदिक काल के अंदर जो युद्ध हो रहे थे वो किस कारण से हो रहे थे? गायों को प्राप्ति के करने के कारण। गवेष्टि कहा जाता था उन युद्धों को, मतलब गायों की इच्छा रखना, गायों को प्राप्त करने की इच्छा रखना। जबकि उत्तर वैदिक काल में आए तो जनपद बनने प्रारंभ हो गए, और जनपदों के बीच में जो युद्ध होते थे वो किस कारण से? भूमि प्राप्ति के कारण होते थे। और जनपदों से हम आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे? महाजनपदों के अंदर पहुंच गए, और फिर इसको हम पढ़ते हैं महाजनपद काल के अंतर्गत। तो अब हम वैदिक काल तो पूरा हो गया, और वैदिक काल से कहाँ पहुंच गए? महाजनपद काल में पहुंच गए। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग हो जाता है महाजनपद काल। तो ये जो महाजनपद है ये विभिन्न जनपदों के आपस में मिल जाने से बने हैं। तो मैं अब टॉपिक इतना रखता हूं, महाजनपद काल। एक बौद्ध ग्रंथ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? बौद्ध ग्रंथ मिलता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने महाजनपदों के? 16 नाम दिए गए, सूची दी गई है महाजनपदों की अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत। और इसमें कितने महाजनपदों के बारे में वर्णन है? 16 के बारे में है। इस काल तक आते आते, मतलब महाजनपद काल तक आते आते
पूरे जनपदों के और महाजनपदों के अंतर्गत कई ऐसे थे जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और कई ऐसे भी थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। तो हम दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं महाजनपद काल के अंतर्गत 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम। देखिए यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जो महाजनपद है ये और इनकी राजधानियाँ कई बार 2-2 नंबर के 1-1 नंबर के प्रश्न के अंदर, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स हो चाहे ये स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स हो, दोनों में कई बार पूछी जाती है। खास तौर से ये जो हम लिखेंगे स्थानों के नाम उनको नक्शे के अंदर दर्शाना, ये तो हर एक बार प्रश्न आपका आया है, मान लेते हैं। तो देखिए पहला अगर मैं लिखूं तो देखिए काशी, दूसरा कौशल, तीसरा कुरु, चौथा कंबोज, 4 हो गए। उसके बाद में देखिए 5 नंबर पे अंग, छठा अवंती, 7वां अस्मक, 8वां मल्ल, 9 नंबर पे आपका हो गया मत्स्य और 10वां आपका हो गया मगध। इसके अलावा देखिए 11वां हो गया आपका सूरसेन। कौन सा हो गया? सूरसेन। फिर 12वां हो गया आपका गांधार। 13वां वत्स। कौन सा हो जाएगा? वत्स। 14वां वजी। 15वां देखिए चेदी और 16वां देखिए, 16वां में यहीं लिख लेता हूँ दिख रहा हो तो, 16वां देखिए पांचाल। 16वां कौन सा लिखा है मैंने? पांचाल। अब आपको लग रहा होगा बोर्ड पूरा खाली पड़ा है, ऐसे आगे पीछे क्यों लिखा है? ये आपको याद करवाने के लिए। याद करने का जो तरीका है देखिए मैं एक बार बताता हूँ। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मल्ल, मत्स्य, मगध, सूरसेन, गांधार, वत्स, वज्जी, चेदी और पांचाल। आई बात समझ के अंदर? ये 16 नाम हुए महाजनपदों के। अब देखिए आपको पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, नाम मेरा पता है। वेरी गुड। नहीं पता है तो देखिए ये मेरा नाम है KAMLESH, कमलेश नाम हो गया। आगे जी तो लगाओ, गुरु हूँ तुम्हारा, कमलेश जी। आगे विश्नोई, VISSNOI, ठीक है। और कहना क्या चाहता हूँ आपको, ये याद कब रहेगा? कमलेश जी विश्नोई की क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहो। क्या रहना है? प्रेजेंट रहना है, उपस्थित रहना है। आ गई बात समझ के अंदर? वेरी इजी। देखिए के से हमको 4 नाम याद रखने हैं, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। ए से 3 नाम याद रखने हैं, अंग, अवंती, अस्मक। एम से 3 रखेंगे, मल्ल, मत्स्य, मगध। एस से सूरसेन हो गया, जी से गांधार हो गया, वी से वत्स और वजी हो गया, सी क्लास का सी से चेदी हो गया और पी से पंचाल हो गए। टोटल कितने हो गए? कमलेश जी विश्नोई की क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहो, सब कुछ याद हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये थे अपने 16 महाजनपद। अब हम देखेंगे इनकी एक एक करके राजधानियों के बारे में। तो ये तो मैंने आपको इस तरीके से लिख करके यूं बताया कि आपको याद हो जाए। अब हम इनकी राजधानियां देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमने लिखा काशी। सबसे पहला हमने क्या डाला? काशी। तो काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। क्या राजधानी है? वाराणसी। उसके बाद में हमने लिखा कौशल। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। उसके बाद में हमने लिखा कुरु। कुरु की राजधानी थी उस समय इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कंबोज। कंबोज की राजधानी को कह लीजिए आप राजपुर या हाटक, ये भी है।
राजपुर या हाटक, दोनों रही है कंबोज के अंदर। उसके बाद में अंग की राजधानी क्या है? चंपा। उसके बाद में अंग के बाद में कौन सा था? अस्मक की राजधानी पोटन। अस्मक की राजधानी पोटन। उसके बाद में अवंती की राजधानी उज्जैनी। क्या है? उज्जैनी। इसके बाद में देखिए मल की राजधानी रही है 2, एक तो कुशीनारा और एक है पावा। एक पावा एक कुशीनारा। पावा के अंदर महावीर स्वामी का निधन हुआ है, तो कुशीनारा के अंदर गौतम बुद्ध का निधन हुआ है, निर्वाण हुआ है। ठीक है, कुशीनारा और पावा दोनों ही जैन और बौद्ध धर्मों से संबंधित है। तो हो गई मल। के बाद में मत्स्य की राजधानी रही है विराटनगर। क्या राजधानी है? विराटनगर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बेराट। किस नाम से? बेराट। मगध की राजधानी थी पहले गिरिव्रज, और इसके अलावा क्या रही है? राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह किसकी राजधानी हो गई? मगध की राजधानी हो गई। उसके बाद में क्या आएगा? सुरसेन की राजधानी रही है मथुरा। क्या रही है? मथुरा। उसके बाद में देखिए गांधार की राजधानी है आपके तक्षशिला। कौन सी हो गई? तक्षशिला। गांधार अफगानिस्तान में है वर्तमान के अंदर। उसके बाद देखिए वजी की राजधानी क्या हो गई? वैशाली। उसके बाद में वत्स की राजधानी हो गई आपके कौशाम्बी। कौन सी राजधानी है? कौशाम्बी, वत्स की राजधानी। उसके बाद में आपका चेदी, और चेदी की राजधानी है शक्तिमती या सुक्तिमती, भी कहीं जगह इसका नाम लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद में है पांचाल, और पांचाल की राजधानी जो है वो रही है अहिछत्रपुर। और एक और है इसकी काम्पिल्य। अहिछत्रपुर और काम्पिल्य। तो कुल मिलाकर ये कितने? 16 हो गए। 1 2 3 4 और 4 8, 3 11 और ये हो गए 5 16 बराबर। काशी की एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजपुर या हाटक, मल्ल की कुशीनारा और पावा। इसके बाद अंग की चंपा, अस्मक की पोटली और अवंती की उज्जैनी, मल की कुशीनारा और पावा, मत्स्य की विराटनगर, मगध की गिरिव्रज या राजगृह है। उसके बाद सुरसेन की मथुरा, गांधार तक्षशिला, वजी की वैशाली, वत्स कौशाम्बी, चेदी शक्तिमती और पांचाल की जो है वो अहिछत्रपुर या काम्पिल्य। ये इनकी राजधानियां रही हैं। आ गई बात समझ के अंदर। इनमें भी कई सारे जो है ये जैसे कौशल हो गया, उसके अलावा अवंती हो गया, मगध हो गया, वत्स हो गया, ये बड़े शक्तिशाली जो है उस समय के महाजनपद थे। तो ये तो हो गए आपके 16 महाजनपद। इन महाजनपदों के अलावा भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भी कई सारे संघ उस समय वहां मौजूद थे। तो देखिए वैदिक महाजनपद काल की गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था का एक छोटा सा टॉपिक है, ले लेते हैं साथ ही साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो वहाँ पे कई सारी ऐसे स्थानों के नाम मिलते हैं जहाँ पे सुदृढ़ रूप से गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। तो सबसे पहले तो हम उन जगहों के नाम जान लेते हैं। तो देखिए उनमें मिलते हैं हमको, जैसे कि एक जगह है केशपुत, यहाँ पे कालाम थे। केशपुत के कालामों का शासन था, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्रात्मक। दूसरा देखिए कपिलवस्तु के अंदर शाक्य गणराज्य, कपिलवस्तु के शाक्य, ये भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में बंधे हुए थे। तीसरा देखिए कुशीनारा, कुशीनारा के
मल, ये भी गणतंत्रात्मक थी। इसके अलावा देखिए मिथिला, मिथिला के विदे, मिथिला के विदे, इनके अंदर भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। उसके बाद में देखिए पावा, पावा के मल, ये भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को मानते थे। उसके अलावा देखिए पिपलीवन, पिपलीवन, पिपलीवन के अंदर मौर्य, पिपलीवन के अंदर मौर्य, ये वो मौर्य नहीं है, ये मौर्य है, अलग है उनसे। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी पिपलीवन के अंदर। नेक्स्ट देखिए सुसुमारगिरी, सुसुमारगिरी, यहाँ के भग, भग गणराज्य थे, सुसुमारगिरी के भग। उसके अलावा देखिए अलकप के बुली, अलकप के बुली, इनके अंदर भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये। और इसके अलावा वज्जी, हमने देखा ही है वज्जी, वज्जी के लिच्छवी, क्या है, लिच्छवी, लिच्छवी, इनके अंदर क्या रही है, मूल रूप से सॉरी ये वैशाली के लिच्छवी है, वजी नहीं है, वैशाली के लिच्छवी। इन गणराज्यों के अंदर गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही थी। केशपुत के कालाम, कपिलवस्तु के शाक्य, इसके अलावा कुशीनारा के मल, मिथिला के विदे, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, इसके अलावा सुसुमरगिरी के भग, अलकप के बुली और रामग्राम के कोलिये और वैशाली के लिच्छवी। इनके अंतर्गत क्या वहाँ पे चल रही है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसमें जो राजा है उसका चुनाव जो है वो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। मतलब राजा क्या होता था, यहाँ पर निर्वाचित होता था, राजा निर्वाचित होता था, जनता के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। और ये जो राजा का चुनाव है ये एक संस्था के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संस्था के द्वारा होता था। और इस संस्था की जो बैठक होती थी या जिस संस्था का बैठक कक्ष जो है उसे कहा जाता था संथागार। क्या कहा जाएगा, संथागार या संस्थागार। ठीक है, दोनों ही शब्द मिलते हैं, संथागार या संस्थागार। और ये जो संथागार है, इस संथागार में इस संस्था के सदस्य जो बैठेंगे, तो सदस्यों के बैठने का निश्चित कर्म होता था। सदस्यों के बैठने के जो कर्म है उसकी भी एक निश्चित व्यवस्था थी और इसके लिए एक अधिकारी तय किया हुआ था। सदस्यों के बैठने के कर्म की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था उसको हम कहते हैं आसन प्रज्ञापक। आसन प्रज्ञापक या आसन पनापक भी कहा जाता है। यहाँ पे शब्द आसन पनापक भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो आसन प्रज्ञापक है इसका कार्य है संस्था के सदस्य जो राजा का निर्वाचन करने वाले हैं या विभिन्न प्रकार के जो निर्णय लिए जाएंगे वो भी इसके माध्यम से लिए जा रहे हैं। तो जब भी इनकी बैठक होगी तो उस बैठक कक्ष का नाम था संथागार और सदस्यों के बैठने के कर्म की जो व्यवस्था है वो आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करेगा। अब देखिए इनकी जो बैठक है उस बैठक के लिए गणपूर्ति होना आवश्यक है। गणपूर्ति का मतलब समझते हैं, कोरम। क्या होना चाहिए, गणपूर्ति या जिसको हम कहेंगे कोरम। इसका तात्पर्य हुआ कि भाई 10 व्यक्तियों की मान लो संस्था है तो उसमें कोरम मतलब एक संख्या निश्चित कर दी जाएगी। 6 व्यक्तियों का उपस्थित होना जरूरी है या 8 व्यक्तियों का उपस्थित होना जरूरी है या जितने भी उनके द्वारा तय किए जाए वो उतने व्यक्ति होने पर ही ये बैठक जो है वो निर्धारित रूप से चलाई जा सकती थी। तो गणपूर्ति कोरम हुआ करती थी। आगे बात समझ में। और जब ये बैठक होती थी तो इसमें जो प्रस्ताव रखा जाता था, इसमें प्रस्तोता कहते थे जो प्रस्ताव रख रहा है। तो प्रस्तोता के द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव का 3 बार दोहराव करते थे। मतलब 3 बार पढ़ करके सुनाते थे उस प्रस्ताव को। प्रस्ताव का 3 बार
प्रस्ताव को 3 बार पढ़ना, ताकि वहां पर बैठे हुए प्रत्येक सदस्य को जो है वो उसके बारे में पता चल जाए, उसको सारा चीज जो है वो सुनाई दे। और ये जो प्रस्ताव को 3 बार पढ़ना है उसको कहते थे अनुश्वावन, अनुसावन। ठीक है, ये जोर से 3 बार उस प्रस्ताव को पढ़ना। ठीक, अब प्रस्ताव को पढ़ने के बाद में उसके ऊपर सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता था। तो सर्वसहमति से जो निर्णय लिया जाएगा उसमें जो व्यक्ति मौन रहता था उसकी भी स्वीकृति समझी जाती थी, और जो विरोध करता था वो एक तरफ, बाकी हाँ उसका पक्ष वाले और मौन वाले वो एक तरफ। आई बात समझ में। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उसमें सर्वसहमति नहीं बन पाती थी, तो वहां पर मतदान करवाया जाता था। क्या करवाते थे वो लोग? मतदान होता था। तो आपको याद ये आ रहा होगा दिमाग में कि भाई मतदान उस समय किससे करवाते थे? तो वो विभिन्न रंग की सलाखाओं के द्वारा, विभिन्न रंगों की सलाखाएं होती थी। सलाखाएं समझ लो, एक मतलब कागज की पर्ची समझ लीजिए, जो कुछ भी उनके पास में विभिन्न रंग की सलाखाएं थी उनके द्वारा वो करवाते थे। जो ये सलाखाएं हैं, इन सलाखाओं का अलग अलग रंग था। जैसे किसी भी जो एक प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में है तो हरे रंग की सलाखा, उसके विपक्ष में है तो लाल रंग की सलाखा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये मतदान सलाखाओं के द्वारा होता था। 2 प्रकार का होता था, गोपनीय भी होता था और खुला मतदान भी होता था। खुले मतदान में हाथ खड़े करवा करके उनके निर्णय को जाना जाता था। और ये जो सलाखा और ये मतदान कराने का जो कार्य करता था उस व्यक्ति का मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ, उसका पद था सलाखा ग्राहक। मतलब वर्तमान का जो मतदान या अधिकारी या जो चुनाव अधिकारी है, जो क्या कहलाएगा उस समय का सलाखा ग्राहक, ये सारा कार्य करता था। आई बात समझ के अंदर। तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उतने प्राचीन समय में भी एक सुदृढ़ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था का हमारे वर्तमान के शासन तंत्र के अंदर भी एक बड़ा प्रतिबिंब अपने सामने पेश होता है। आ गई बात समझ के अंदर। तो हमने अब तक वैदिक काल से लेकर के महाजनपद काल तक की विशेषताओं को जाना है। अब महाजनपद काल के अंदर कुछ एक बातें अपने सामने और बची हुई है, जैसे कि उस समय की वर्ण व्यवस्था, मतलब जो सामाजिक एस्पेक्ट्स है वो अपने पास में अब और बचे हुए हैं। उसके बाद ये अपना सारा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।